दोस्तों, पिछली बार हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने अकादमी में अपनी नई जिंदगी शुरू की। कैसे उसने अपनी असली ताकत को छुपाते हुए एक आम बच्चे की तरह जीना सीखा और कैसे उसने इरुका और मिनातो के सामने अपने राज्य का एक छोटा सा हिस्सा खोला। लेकिन दोस्तों, जो तूफान दूर आसमान में जमा हो रहा था वो अब और करीब आने लगा है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे नारुतो की दोस्तियां गहरी होती हैं, कैसे उसकी दुनिया में पहली बार असली खतरा दस्तक देता है और कैसे एक देवता को यह समझना पड़ता है कि इंसानों की तरह जीना लड़ाई से भी बड़ी परीक्षा हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महीने गुजरते गए और हिडन लीफ विलेज में मौसम बदलने लगा। गर्मियों की तेज धूप अब हल्की सी ठंडक में बदलने लगी थी और अकादमी के आंगन में गिरते हुए पत्तों की चादर बिछने लगी थी। नारुतो अब अकादमी में पूरी तरह घुल मिल चुका था। किबा उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था और धीरे धीरे वो उस शांत अकेले रहने वाले लड़के के भी करीब आने लगा था जिसका नाम अब उसे पता चल चुका था, सासुके। सासुके शुरू में बहुत कम बोलता था। वो हमेशा अकेला बैठता, अकेला अभ्यास करता और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन नारुतो ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो रोज चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता, कभी कभी बिना कुछ बोले, और धीरे धीरे सासुके ने भी उसकी मौजूदगी को सहज महसूस करना शुरू कर दिया। एक दोपहर जब दोनों अकादमी की छत पर बैठे थे, सासुके ने अचानक पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? मैं तुमसे बात भी नहीं करता। नारुतो ने कंधे उचकाए। कभी कभी बात करने की जरूरत नहीं होती, बस साथ बैठना काफी होता है। सासुके ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हल्का सा बदलाव आया, जैसे किसी ने बहुत दिनों बाद उसके भीतर की दीवार पर हल्की सी दस्तक दी हो। नारुतो जानता था कि सासुके के भीतर एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द जो शायद किसी बड़े नुकसान से जुड़ा था। टेन नोमे की मदद से वो उस दर्द को महसूस कर सकता था, लेकिन शिबाई ने उसे सिखाया था कि किसी के दर्द को महसूस करना और उसमें दखल देना दो अलग अलग बातें हैं। हर किसी को अपनी रफ्तार से भरोसा करना सीखना पड़ता है। शिबाई ने एक रात उसे समझाया था, तुम उसे धक्का नहीं दे सकते, तुम बस उसके साथ खड़े रह सकते हो जब तक वो खुद दरवाजा खोलने के लिए तैयार ना हो। दोस्तों, इसी बीच अकादमी में एक नई घोषणा हुई। इस साल के अंत में एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी जिसमें छात्रों को टीमों में बांटकर उनकी असली क्षमता परखी जाएगी। यह सुनकर पूरी कक्षा में उत्साह की लहर दौड़ गई। किबा उछल उछलकर सबको बता रहा था कि वो इस परीक्षा में सबसे आगे रहेगा, जबकि हिनाता, वो शांत लड़की जिसकी आंखें हल्के बैंगनी रंग की थीं, कोने में बैठी घबराई हुई सी लग रही थी। नारुतो ने उसे देखा और महसूस किया कि उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही दर्द था जैसा सासुके के भीतर था, बस एक अलग तरह का। वो हमेशा खुद को कम आंकती थी, हमेशा दूसरों से पीछे रहने की कोशिश करती थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो कुछ अच्छा कर सकती है। एक दिन अभ्यास के दौरान हिनाता से एक तकनीक बार बार गलत हो रही थी। बाकी बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ देखकर हंसने लगे और हिनाता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नारुतो बिना सोचे समझे उसके पास चला गया। हे, कोई बात नहीं, मुझे भी ये तकनीक सीखने में बहुत वक्त लगा था, उसने झूठ बोला, क्योंकि सच तो ये था कि उसने ये तकनीक सदियों पहले ही सीख ली थी। हिनाता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच में? बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे कदम दर कदम उसने हिनाता को वो तकनीक समझाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी शिबाई ने उसे समझाई थी, धीरज के साथ, बिना जल्दबाजी के। कुछ ही मिनटों में हिनाता ने वो तकनीक सही तरीके से कर दिखाई। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। मैंने कर दिया नारुतो, तुमने मेरी मदद की, धन्यवाद। नारुतो मुस्कुराया। यह तो कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। ये उसके लिए एक और सबक था, ये सीखना कि असली ताकत सिर्फ खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में भी होती है। उस रात माइंड स्पेस में शिबाई ने उससे कहा, आज तुमने जो किया वो किसी भी तकनीक से ज्यादा कीमती था। नारुतो ने पूछा, मैंने सिर्फ किसी की मदद की? नहीं, शिबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने किसी को यह दिखाया कि उसकी कीमत है। यही वो चीज है जो असली नेताओं को बाकियों से अलग करती है। ताकत लोगों को डराती है, दयालुता लोगों को साथ खड़ा करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तूफान की जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। उस रात दूर एक अनदेखे आयाम में ओत्सुत्सुकी कबीले के कुछ सदस्य फिर से इकट्ठा हुए थे। इस बार उनका मूड पहले से ज्यादा गंभीर था। हमने काफी इंतजार कर लिया, एक ऊंचे काले कवच पहने योद्धा ने कहा। उस बच्चे का चक्र लगातार बढ़ रहा है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो हो सकता है वो हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। एक दूसरी आवाज, ठंडी और नपीतुली, बोली,
जल्दबाजी खतरनाक है, लेकिन तुम्हारी बात में सच्चाई भी है। हमें एक स्काउट भेजना चाहिए, बस निगरानी के लिए, सीधी टकराव नहीं, बस जानकारी। एक तीसरी हस्ती ने सहमति में सिर हिलाया। तो ऐसा ही होगा। एक स्काउट चुपचाप, बिना किसी को पता चले। और इस तरह एक अकेला नकाबपोश आकृति एक चमकते हुए पोर्टल से गुजरा, सीधा शिनोबी दुनिया की तरफ। दोस्तों, हिडन लीफ विलेज में किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया के किनारे पर अब कोई अजनबी कदम रख चुका है। नारुतो भी बेखबर था, अपनी छोटी छोटी खुशियों में डूबा हुआ, अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। रात के वक्त गांव के बाहरी इलाके में तैनात कुछ गश्ती शिनोबी को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने तुरंत होकागे को इसकी खबर दी। मिनातो, जो अब तक अपने बेटे की अजीब क्षमताओं को लेकर पहले से ही सतर्क था, इस खबर को सुनकर और चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को इलाके की जांच के लिए भेजा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे, वो अजीब ऊर्जा गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात मिनातो देर तक अपने दफ्तर में बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसने कुशीना से कहा, मुझे लगता है कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है। कुशीना ने उसका हाथ थामा। तुम्हें लगता है ये नारुतो से जुड़ा है? मिनातो ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, हमें तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसी बीच नारुतो की माइंड स्पेस में शिबाई का चेहरा भी गंभीर हो गया था। उस रात जैसे ही नारुतो सोया, वो अपनी माइंड स्पेस में पहुंचा और देखा कि शिबाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अनजानी चिंता थी। मास्टर, क्या हुआ? नारुतो ने पूछा। वो आ गए हैं, शिबाई ने कहा। एक स्काउट इस दुनिया में, वो अभी सिर्फ देख रहा है, लेकिन यह शुरुआत है। नारुतो का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मुझे उससे लड़ना होगा? नहीं, अभी नहीं। एक स्काउट सीधी लड़ाई के लिए नहीं आता, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आता है। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जो कुछ भी तुम्हें अपने दोस्तों को बताना है, अपने परिवार को बताना है, वो अब करना शुरू कर दो, धीरे धीरे, समझदारी से। नारुतो ने सिर हिलाया। उसके भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी का एहसास जाग उठा। मैं तैयार हूं मास्टर, मुझे पता है, शिबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तैयार होना और सामना करना दो अलग अलग चीजें हैं। जल्द ही तुम्हें दोनों साबित करने होंगे। दोस्तों, अगले कुछ हफ्तों में नारुतो ने अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर पल कीमती है, हर हंसी, हर दोस्ती, हर छोटी सी जीत। उसने किबा, सासुके और हिनाता के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करना शुरू किया, बिना यह बताए कि आखिर क्यों वो अचानक इतना ज्यादा वक्त उनके साथ बिताना चाहता है। एक शाम चारों दोस्त अकादमी के बाद गांव के एक तालाब के किनारे बैठे थे, सूरज डूबने का नजारा देख रहे थे। किबा शोर मचा रहा था, अपनी किसी मजेदार कहानी को सुना रहा था। सासुके हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। और हिनाता धीरे धीरे अपनी शर्मीली फितरत से बाहर निकलकर बीच बीच में हंस रही थी। नारुतो ने उन तीनों को देखा और सोचा, यही तो है जिसके लिए शिबाई ने मुझे यह जिंदगी दी थी। सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि यह समझने का मौका कि आखिर किसके लिए लड़ना है। नारुतो, तुम फिर से खोए हुए हो, किबा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। नारुतो हंस पड़ा। बस सोच रहा था कि हम सब कितने अच्छे दोस्त हैं। सासुके ने हल्के से आंखें घुमाई। तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हो। शायद, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे यह पल पसंद है। दोस्तों, यह पल, ये छोटी सी शाम आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, और जल्द ही ये शांति टूटने वाली थी। कुछ दिनों बाद अकादमी में एक खास मिशन अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को छोटे छोटे समूहों में जंगल के एक हिस्से में भेजा जाना था, ताकि वो असली मिशन जैसी परिस्थितियों का अनुभव कर सकें। यह एक निगरानी में की गई सुरक्षित एक्सरसाइज थी, लेकिन दोस्तों, कभी कभी सबसे सुरक्षित योजनाएं भी अनपेक्षित मोड़ ले लेती हैं। नारुतो, किब्बा, सासुके और हिनाता को एक ही टीम में रखा गया, साथ में इरुका, जो दूर से उनकी निगरानी कर रहा था। उनका काम था जंगल के एक हिस्से में छुपे हुए निशान ढूंढना और उन्हें इकट्ठा करना, बिल्कुल एक असली मिशन की तरह। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किबा अपनी तेज नाक से निशान ढूंढ रहा था, सासुके अपनी शार्प नजरों से इलाके का जायजा ले रहा था, और हिनाता अपनी बढ़ती हुई क्षमताओं से दूर तक देख पा रही थी। नारुतो हमेशा की तरह जानबूझकर पीछे रह रहा था, बाकियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा था। लेकिन तभी जंगल के गहरे हिस्से में हवा में कुछ अजीब सा बदलाव आया। नारुतो को यह महसूस हुआ, भले ही बाकी किसी ने इसे नोटिस नहीं किया, एक अजनबी ऊर्जा, बहुत हल्की,
लेकिन बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सालों पहले अपने दूसरे जीवन में महसूस की थी। वो स्काउट यहाँ है। उसने महसूस किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रुको, नारुतो ने अचानक कहा, अपने दोस्तों को रोकते हुए। क्या हुआ? किबा ने पूछा, थोड़ा हैरान। मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है, नारुतो ने सावधानी से कहा, अपनी असली वजह छुपाते हुए। सासुके ने अपनी आंखें सिकोड़ी, इलाके को स्कैन करते हुए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं, हिनाता ने अपनी बड़ी हुई नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। नारुतो जानता था कि वो सच में कुछ महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो सामान्य इंसानी इंद्रियों से परे था। उसने धीरे से, बिना ध्यान खींचे, अपनी टेन नोमे को हल्का सा सक्रिय किया, बस एक झलक भर के लिए। और वहां पेड़ों के बीच एक धुंधली, लगभग अदृश्य आकृति खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। नारुतो का शरीर तन गया। ये कोई आम शिनोबी नहीं था। इसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग थी, ठंडी, प्राचीन और बेहद खतरनाक। सब लोग मेरे पीछे रहो, नारुतो ने अचानक एक अलग ही आवाज में कहा। एक ऐसी आवाज जिसमें एक अनजानी सी अथॉरिटी थी जो उसके दोस्तों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। किबा और सासुके ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ ऐसा नारुतो के लहजे में था कि उन्होंने बिना सवाल किए उसकी बात मानी। उस धुंधली आकृति ने, यह महसूस करते हुए कि उसे देख लिया गया है, एक पल के लिए ठहर गई। फिर बिना किसी आवाज के वो हवा में घुलती हुई गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। वो क्या था? हिनाता ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, नारुतो ने झूठ बोला, अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए। शायद बस एक जंगली जानवर। लेकिन सासुके, जो हमेशा से बाकियों से ज्यादा चीजों को गौर से देखता था, उसने नारुतो की तरफ एक शक भरी नजर डाली। जानवर इस तरह गायब नहीं होते, नारुतो। नारुतो ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस शाम जब मिशन अभ्यास खत्म हुआ और सब लोग वापस गांव की तरफ लौट रहे थे, इरुका ने नारुतो को अलग बुलाकर पूछा, तुमने वहां जंगल में कुछ महसूस किया था, है ना? नारुतो ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ था वहां, कुछ खतरनाक। इरुका का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे लगता है यह होकागे को बताना जरूरी है। उस रात नारुतो ने मिनातो को पूरी बात बताई, ये छुपाते हुए कि वो चीज असल में क्या थी, लेकिन इतना जरूर बताया कि उसने कुछ बहुत खतरनाक और अजनबी महसूस किया था। मिनातो ने ध्यान से सुना, फिर गंभीरता से कहा, मैं गांव की सुरक्षा बढ़ा दूंगा, लेकिन नारुतो, अगर तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ महसूस हो तो मुझे तुरंत बताना, चाहे कुछ भी हो। मैं वादा करता हूं, नारुतो ने कहा, हालांकि उसे पता था कि यह वादा निभाना उतना आसान नहीं होगा जितना लगता है। उस रात माइंड स्पेस में शिबाई का चेहरा और भी गंभीर था। स्काउट ने तुम्हें देख लिया है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उसे देखा। अब वो जानता है कि तुम सतर्क हो। क्या यह बुरी बात है? नारुतो ने पूछा। यह न अच्छी है न बुरी, यह बस एक नई सच्चाई है। खेल अब शुरू हो चुका है, नारुतो, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी का 8वां हिस्सा, जिसमें नारुतो को पहली बार अपनी दो दुनियाओं के बीच की रेखा को बचाना होगा, अपने दोस्तों को खतरे से दूर रखते हुए और साथ ही अपनी असली पहचान को भी छुपाए रखते हुए। अगले कुछ दिनों तक गांव में तनाव का माहौल रहा। शिनोबी गश्त बढ़ा दी गई थी और मिनातो ने कुछ भरोसेमंद जोनिन को इलाके की गहराई से जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उस अजनबी ऊर्जा का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो हवा में घुल गई हो। नारुतो के लिए ये वक्त और भी मुश्किल हो गया था। उसे अब दोहरी सतर्कता बरतनी पड़ती, एक तरफ अपने दोस्तों के साथ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश और दूसरी तरफ हर पल उस अनजान खतरे के लिए तैयार रहना। एक दिन अकादमी में सासुके ने अचानक नारुतो को अकेले में पकड़ लिया। मुझे बताओ नारुतो, तुम असल में कौन हो? नारुतो का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? मैंने तुम्हें उस दिन जंगल में देखा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा तरीका, ये सब कुछ अचानक बदल गया था। और वो चीज जो हवा में गायब हो गई, वो कोई जानवर नहीं थी। मुझे बेवकूफ मत समझो। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसने शिबाई के शब्दों को याद किया, भरोसा एक एक कदम से बनता है। शायद सासुके के साथ भी यही वक्त था एक छोटा कदम उठाने का। ठीक है, नारुतो ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, अभी नहीं, पूरी तरह से, लेकिन इतना जान लो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो कुछ भी मैं छुपा रहा हूं वो तुम्हारी और बाकी सबकी हिफाजत के लिए है। सासुके ने कुछ देर उसे घूरा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी के लिए इस पर भरोसा करूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। वादा करता हूं, नारुतो ने कहा, और इस बार उसे लगा कि यह वादा निभाना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसने सोचा था। दोस्तों,
कुछ हफ्तों बाद वो पल आ गया जिसका डर नारुतो को हमेशा से था। एक शाम जब वो अकेला गांव के बाहरी इलाके में टहल रहा था, सोच विचार में डूबा हुआ, अचानक हवा में वही अजनबी ऊर्जा फिर से महसूस हुई, इस बार बहुत करीब। नारुतो तुरंत सतर्क हो गया, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए। बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहां हो। एक पल की खामोशी के बाद पेड़ों के बीच से वही नकाबपोश आकृति निकली, इस बार पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें ठंडी, प्राचीन और गणनात्मक थीं। तो आखिरकार एक गहरी अजीब आवाज गूंजी, शिबाई का वारिस। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे महसूस कर लोगे। नारुतो ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी, लेकिन उसने अपनी असली ताकत को अभी भी छुपाए रखा। तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? मैं सिर्फ देखने आया हूं, आकृति ने कहा, यह जानने की क्या अफवाहें सच हैं। और अब जब मैंने देख लिया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, तुम जितना दिखते हो उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। मैं यहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, नारुतो ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगर तुम इस दुनिया को खतरा नहीं पहुंचाओगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आकृति हल्के से हंसी, एक ठंडी, बिना गर्मजोशी वाली हंसी। बहादुरी की बातें एक बच्चे के मुंह से। लेकिन याद रखना, नारुतो ओत्सुत्सुकी, या जो भी नाम तुम अब इस्तेमाल करते हो, हम हमेशा देख रहे होंगे। और जब वक्त आएगा, हम फैसला करेंगे कि तुम एक खतरा हो या एक मौका। इतना कहकर आकृति फिर से हवा में घुलकर गायब हो गई, नारुतो को अकेला, अपने विचारों के साथ अंधेरे में छोड़कर। उस रात नारुतो सीधा अपनी माइंड स्पेस में गया, शिबाई को पूरी बात बताई। शिबाई का चेहरा गंभीर था, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। यह वैसा ही हुआ जैसा मुझे उम्मीद थी, शिबाई ने कहा। उन्होंने तुम्हें परखा, अब वो तुम्हारे बारे में रिपोर्ट लेकर वापस जाएंगे। क्या वो लौटेंगे? नारुतो ने पूछा। हाँ, लेकिन कब, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है महीनों बाद, हो सकता है सालों बाद। लेकिन नारुतो, आज तुमने जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। तुमने ताकत नहीं दिखाई, तुमने संयम दिखाया। और यही वो चीज है जो शायद तुम्हें और इस दुनिया को बचाएगी जब असली परीक्षा आएगी। नारुतो ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और साथ ही एक नई तरह की जिम्मेदारी का एहसास था। मैं तैयार रहूंगा मास्टर, जो भी आए। दोस्तों, अगले कुछ महीने अपेक्षाकृत शांति से गुजरे। नारुतो ने अपनी दोस्तियों को और मजबूत किया, अपनी अकादमी की पढ़ाई में मेहनत की और धीरे धीरे अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने राज के कुछ और हिस्से साझा किए, हमेशा सावधानी से, हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हुए। एक दिन अकादमी की सालाना परीक्षा का दिन आ गया। सभी छात्रों को अलग अलग टीमों में बांटकर एक बड़े मॉक मिशन में भेजा गया, जिसमें उन्हें अपनी टीम वर्क, रणनीति और लड़ाई के कौशल दिखाने थे। यह परीक्षा उनके आगे के शिनोबी करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। नारुतो, किबा, सासुके और हिनाता एक बार फिर एक टीम में थे। इस बार नारुतो ने फैसला किया कि वो थोड़ा और खुलकर खेलेगा, बिना अपनी असली ताकत का खुलासा किए, लेकिन अपने नेतृत्व कौशल को दिखाते हुए। मिशन के दौरान टीम को एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें एक नकली दुश्मन टीम से निपटना था, जो असल में सीनियर छात्रों द्वारा निभाई जा रही थी। शुरुआत में किबा जल्दबाजी में आगे बढ़ गया और लगभग पकड़ा गया, लेकिन नारुतो ने जल्दी से एक योजना बनाई। सासुके, तुम बाईं तरफ से घेरो। हिनाता, तुम अपनी नजरों से उनकी पोजीशन बताओ। किबा, तुम मेरे साथ सीधा आक्रमण करोगे, लेकिन सिर्फ तब जब मैं इशारा करूं। नारुतो ने तेजी से निर्देश दिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी परिपक्वता थी जो उसके दोस्तों को हैरान कर गई, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए उसकी बात मानी। योजना के मुताबिक टीम ने बेहतरीन तालमेल दिखाया और आखिरकार दुश्मन टीम को हरा दिया, वो भी बिना किसी बड़ी चोट के। इरुका, जो इस पूरे मिशन की निगरानी कर रहा था, प्रभावित नजर आया। शानदार टीम वर्क, इरुका ने बाद में कहा। नारुतो, तुम्हारी रणनीति बहुत प्रभावशाली थी। नारुतो मुस्कुराया। ये सब टीम के प्रयास की वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों, असली बदलाव नारुतो के दोस्तों में आया। किबा, सासुके और हिनाता ने महसूस किया कि नारुतो में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। उस शाम चारों दोस्त फिर से उसी तालाब के किनारे बैठे, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। किबा ने हंसते हुए कहा, नारुतो, तुम कभी कभी ऐसे बात करते हो जैसे तुमने ये सब पहले भी किया हो। नारुतो हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। शायद मुझे बस अच्छे टीचर मिले हैं। हिनाता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, मुझे खुशी है कि तुम हमारी टीम में हो। सासुके ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने नारुतो की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया, एक ऐसा इशारा जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह गया। दोस्तों, उस रात
जब नारुतो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सच में 2 हिस्सों में नहीं बंटी है, बल्कि एक हो गई है। एक देवता के रूप में सीखी हुई बुद्धिमत्ता और एक इंसान के रूप में सीखी हुई दोस्ती, दोनों मिलकर उसे वो बना रही थी जो वो असल में बनना चाहता था। शिबाई ने उस रात कहा, तुम बदल रहे हो नारुतो, न सिर्फ ताकत में बल्कि दिल में भी। क्या यह अच्छी बात है? नारुतो ने पूछा। यह सबसे अच्छी बात है, शिबाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जो देवता सिर्फ ताकत से लड़ते हैं वो अंततः हार जाते हैं, लेकिन जो दिल से लड़ते हैं वो कभी सच में नहीं हारते, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, शांति के ये पल हमेशा के लिए नहीं टिकते। दूर उस अनदेखे आयाम में वो स्काउट अपनी रिपोर्ट लेकर वापस लौट चुका था और अब कबीले के बड़े सदस्यों के बीच एक नई बहस छिड़ गई थी। बच्चा शक्तिशाली है लेकिन संयमित भी, स्काउट ने रिपोर्ट दी। उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो कितनी विशाल है, एक बुजुर्ग हस्ती ने गंभीरता से कहा। यह संयम, यह खुद पर नियंत्रण, यह शिबाई की शिक्षा की निशानी है। हमें और सावधान रहना होगा। एक और आवाज, ज्यादा आक्रामक, बोली, या हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो और मजबूत हो जाए। बहस देर तक चलती रही, बिना किसी नतीजे के, लेकिन एक बात साफ थी, हिडन लीफ विलेज पर और खासकर नारुतो पर अब हमेशा के लिए एक अनदेखी नजर टिकी रहने वाली थी। दोस्तों, वापस हिडन लीफ में जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। अकादमी के आखिरी साल की शुरुआत हो चुकी थी और नारुतो, किबा, सासुके और हिनाता अब पहले से कहीं ज्यादा करीबी दोस्त बन चुके थे। साथ ही कुछ नए चेहरे भी उनकी जिंदगी में शामिल हो चुके थे, जैसे साकुरा, एक तेज दिमाग वाली लड़की जो हमेशा किताबों में डूबी रहती थी, और शिकामारू, एक आलसी लेकिन असाधारण रूप से चतुर लड़का। नारुतो ने महसूस किया कि उसकी दुनिया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, न सिर्फ दोस्तों की संख्या में बल्कि उन बंधनों की गहराई में भी जो वो हर किसी के साथ बना रहा था। हर नया दोस्त, हर नई मुस्कान, हर छोटी सी जीत उसे यह याद दिलाती थी कि वो किसके लिए लड़ रहा है। एक दिन अकादमी में इरुका ने एक खास घोषणा की, अगले महीने तुम सब लोगों की अंतिम स्नातक परीक्षा होगी। जो इसे पास करेंगे वो आधिकारिक तौर पर हिडन लीफ के शिनोबी बन जाएंगे और उन्हें 3-3 के दलों में बांटकर एक जोनिन सेंसेई के तहत रखा जाएगा। पूरी कक्षा में उत्साह और घबराहट का मिला जुला माहौल फैल गया। नारुतो ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उसके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जागी। शायद उसने सोचा, यह वो वक्त है जब मेरी 2 दुनियाएं आखिरकार पूरी तरह सफल हुआ। दोस्तों, पार्ट 4 यहीं पर खत्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हाइपर एनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं अगला पार्ट लेकर आऊंगा। सायोनारा।